नमस्कार। अपना विंध्य के तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और आज हमारे बीच भारतवर्ष की वो लेखनी, वो कलम है जो हर बच्चे की जुबान पर है, हर उस युवा की जुबान पर है जिनका कहीं न कहीं कविताओं से प्रेम है, लेखनी से प्रेम है, शब्दों से प्रेम है, लहजों से प्रेम है। एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं जिन्हें हम जानते हैं गजेंद्र प्रियांशु के नाम से। जी गजेंद्र सिंह जी, अभिनंदन करते हैं आपका अपना विंध्य के माध्यम से। मैं सबसे पहले आपका इस क्षेत्र में जो कदम पड़ा, आपका जो कविता के क्षेत्र में, वो कैसे आई, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। मैं सबको नमस्कार करता हूं। और विंध्य की धरती जो है वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की अहम भूमि है। तो यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा सुखद लगा और मेरी कविताओं का जो सफ़र है वो कहीं न कहीं आप सबके स्नेह से यहाँ तक पहुँची है और निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जो कविता के क्षेत्र में रुचि है वो तो मेरे पठन पाठन से हुई। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा और शुरू से कवियों को पढ़ता रहा, दिनकर जी, निराला जी और तमाम सारे कवियों को पढ़ता रहा। और कविता में मुझे रुचि रहती थी। मैं फिल्मी गानों की जगह मैं अक्सर बचपन से ही कविताएं गाया करता था। दिनकर जी की एक कविता थी आग की भेंट, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना नहीं, सॉरी, वो धुंधली हुई दिशा से आने लगा, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा। तो मेरे यहाँ बाल सभा होती थी स्कूल में, तो मैं हर शनिवार को वो सुनाता था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो कविता गाने का जो स्कूल के फंक्शंस में थे वो कविता गा करके मुझे मिलता था। तो मैं कविताओं के प्रति इसलिए रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे मैंने खुद जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं भी लिख सकता हूँ, लिखने लगा। फिर धीरे धीरे लोगों ने प्रशंसा की तो मन और आगे बढ़ा और यहाँ तक का सफ़र मेरा। इस सफ़र के दौरान कहीं न कहीं जब हम कला के क्षेत्र पर रुख होता है, जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, कहीं न कहीं सामाजिक रोड़ा हम जिसे कह सकते हैं, पारिवारिक रोड़ा कह सकते हैं, आपको भी ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा? परिवार का जहाँ तक ख्याल है, मेरे पिताजी खुद अच्छा भजन गाते थे, कीर्तन वगैरह गाते थे और उनका स्वर बहुत अच्छा था। तो गायन के लिए मेरे परिवार में कभी किसी ने नहीं रोका। हाँ, ये है कि मैं कभी कभी गांव में जब लोक संस्कृति के नाट्य होते थे, नाट्य रूपांतर तमाम राग होते थे जो छोटी जातियों में तमाम सारे होते थे, धोबिया राग और पसिया राग, विदेशिया राग, तो उनको मैं गाता था, उनको सुनता था। मैंने अपने पापा के मुंह से ही विदेशिया कई बार सुनी गाते हुए। वो गाते थे, नौटंकी के बहरे तबील गाते थे, नाटक के एक सुरवा नाटक चलता था उसके गीत गाते थे। तो हमारे गांव का बिल्कुल माहौल ही उत्सव जैसा था, तो सब गाते थे। तो पर जब मैं छोटे पर ये सब करता था तो घर वाले इतना डांटते थे कि तुम दिन भर नाचते गाते रहते हो और कोई ढंग का काम करे तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। लेकिन इतना प्रेशर नहीं हुआ कि मैं उसे छोड़ करके और एक रास्ता अपनाऊँ। फिर मैंने जब मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा, पढ़ता भी रहा, तो मेरे घर पर नौकरी का कभी प्रेशर नहीं रहा। और बचपन से ही मेरे मन में पता नहीं क्यों नौकरी करने के प्रति विद्रोह था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने कभी कोई कंपटीशन ना तो बैठा और ना ही मैंने कोई तैयारी की। हाँ, ये है कि मैं हिंदी लिटरेचर खूब पढ़ता था और पढ़ता था। फिर बाद में मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया तो एक बार मेरा नाम भी आया पर इंटरव्यू देने नहीं गया। फिर मैंने नौकरी की है, फिर आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ मैं पहुँच गया। एक छोटा सा सवाल है कि लेखन में इसका मूलतः किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, ध्यान कुछ नहीं रखना है। कला जो है वो हृदय से हृदय तक जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप कितना खुद प्रभावित होकर लिखते हैं। आप जितना प्रभावित होकर लिखेंगे और जितना प्रभावित होकर प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि रस का जो है वो उत्पत्ति होती है। तो जब अभिनेता, हमारे आचार्यों ने भी कहा, भरत मुनि ने रस सिद्धांत का संपादन किया। उन्होंने कहा विभाव भाव संचारी भाव संयोग आदि रस निष्पत्ति। बाद में शंकुक और लोलट के जो शिष्य परंपरा हुई, उन्होंने उसका जो निष्पादन किया। उन्होंने कहा कि जब कोई अभिनेता अभिनय कर रहा होता है तो जितना वो अभिनय में डूबा हुआ होता है, आश्रय जो रस ले रहा होता है वो भी उतने डूब जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान सिर्फ यही देना है कि कला लोक के लिए होती है और जब लोग उसको जितना एक्सेप्ट करता है उतने ज़्यादा आपकी कला निखरती जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो प्रस्तुति दे रहे हैं उस प्रस्तुति का लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। फिर उसमें आपको आचार्य मिलेंगे, व्याकरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे बना लो, काफिया इधर करो, रदीफ उधर करो, सब ठीक है। वो केवल सहारा मात्र है। यहाँ ऐसा होना चाहिए तो अच्छा हो सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ
प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो लोक जीवन की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लोक जीवन की, उन चीज़ों का जब हम कला में के माध्यम से चित्रण करते हैं तो वो लोगों को प्रभावित करती है। तो इसलिए हमेशा कविता हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप अमेरिका का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं और भारत में वो कविता सुना रहे हैं, तो हमने देखा नहीं ना, हमसे क्या मतलब उससे, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप कितने भी विद्वान कवि हो, आप कितने भी विद्वान कलाकार हो, पर वो जब हमारे समझ में नहीं आ रही तो हम उसको क्या करें। आप कहोगे संगीत, लेकिन हम यहाँ सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, अपने भारत का संगीत सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम ना चाहते हुए, कई बार मैंने रेडियो पर राग सुने हैं, राग भैरवी और राग जिनका मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैंने संगीत की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो जब सुबह बैठता है करके तो वो अच्छा लगता है, बस कान लगा के सुनते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभाव कितना पड़ता है कला में। मैं आपकी पसंदीदा लाइनें जानना चाहूँगा, आपकी लिखी हुई लाइनें, आपकी पसंदीदा जो आपको बहुत पसंद हो। मैं दर्शकों के लिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, दर्शकों की तरफ से, कि चंद लाइनें हो जाएं। देखिए, मैं कविता मेरी तो कविता तो जैसे कि कोई माँ प्रसव करती है तो जिस बच्चे के तो उसके 15 बच्चे हैं तो 15 को स्नेह बराबर होता है, तो कविता का भी यही हाल होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पर एक गीत है जो मैंने सिया तेरा अभिशापित राम लिखा है, उसमें मेरे जीवन की कथा है, प्रभु राम, तो उसमें आश्रय मात्र है मेरी कविता के, पर उसमें मेरे दिल के भाव है कि हम समाज में यहाँ आए हैं तो हम यहाँ केवल खेलने आए हैं, तो हम कहीं तमाम रीति रिवाज और बंधनों में बंद करके वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो वो जो पीड़ा है वो मेरा गीत है, तो एक बंद मैं इसका आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल कि युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। सब कुछ निर्धारित है, बस हम उस पर चल रहे हैं। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रियांशु गजन जी हमारे साथ थे, और अंततः बस शुभकामना के लिए, हमारे इस पेज के लिए आप मैं आप सहित और हमारे विंध्य के जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक और जितने भी लेखक हमारे अनुज जुड़े हुए हैं, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खूब लिखो, खूब पढ़ो, हिंदी साहित्य का समर्थन करो, और लिखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, जिस भारत देश में रह रहे हैं, हम उससे इतर कभी न जाएं। हम अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का ऐसा प्रचार करें साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, कि पूरी दुनिया इस बात से प्रभावित हो। जैसे कालिदास ने कुछ लिखा है, वाल्मीकि ने कुछ लिखा, पूरी दुनिया अनुकरण कर रही है। मैं चाहता हूँ आप समझो में से कोई ऐसा निकले जो गोस्वामी तुलसीदास हो, जो वाल्मीकि हो, जो दुनिया को सन्मार्ग दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाएं।